एक ग्राम पंचायत सेवक अपने कार में जहर खाकर मृत पाया जाता है। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है। शव की पोस्टमार्टम में ये पुष्टि हो जाता है कि इसकी मौत जहर खाने से हुई है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, पुलिस की जांच में कुछ नया नया सबूत मिलते जा रहा था और यह सबूत ऐसा था कि ये इशारा कर रहा था कि ये आत्महत्या नहीं, इसे मारा गया है। ये मर्डर के तरफ इशारा कर रहा था और ऐसा ही पुलिस की जांच में निकलता है। जब इस केस की खुलासा होता है तो घर वाले और आस पड़ोस के लोग सभी अचंभे रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। आइए हम लोग जानते हैं कि आखिर एक ग्राम सेवक का आत्महत्या से मर्डर तक कहानी कैसे बनती है। नमस्कार, मैं संतोष प्रसाद, आप देख रहे हैं संतोष से अकेला फैक्ट। दरअसल ये कहानी शुरू होता है कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला है बेंगलुरु, और इसी बेंगलुरु से थोड़ा ही दूरी पर दक्षिण पूर्व में रामकनाली ज़िले से सटा हुआ एक गांव है मकाली, और यहीं का रहने वाला ग्राम सेवक लोकेश जो एक ग्राम सेवक पंचायत का रहता है, और वह अपने कार में 24 जुलाई को मृत पाया जाता है। इस घटना की सूचना लोकेश की पत्नी चंद्रकला को दिया जाता है। लोकेश और चंद्रकला की शादी आज से 18 वर्ष पहले दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाता है। शादी होने के 18 साल के अंतराल उनके 2 बच्चे होते हैं। एक 18 साल का रहता है, एक 16 साल का रहता है। लोकेश जो होता है वो गांव में ग्राम सेवक रहता है, इसीलिए गांव में वो रहता है। लेकिन उसकी जो पत्नी है चंद्रकला, वो अपने 2 बच्चों को लेकर बेंगलुरु में रहा करती थी, और वह बेंगलुरु में रहने के बाद उससे मिलने के लिए जो लोकेश है वो हर सप्ताह में आया करता था। तभी 24 जुलाई को जो लोकेश था वो अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है। उसी दौरान कन्नौर रोड के पास उसकी कार में वो मृत पाया जाता है। जब इसकी खबर पुलिस वालों को मिलता है, पुलिस वालों इसे सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है, और इसकी खबर उसकी पत्नी चंद्रकला को दे दिया जाता है। चंद्रकला और उसके आस पड़ोस के लोग, उसके सगे संबंधी सभी पोस्टमार्टम हाउस जाते हैं। वहाँ पर पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाती है, जिसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि लोकेश की मौत जहर खाने से हुई है। अब जहर खाने से हुई है ये क्लियर हो जाता है, लेकिन आत्महत्या की है पुलिस को ऐसा ही लगता है। प्रथम दृष्टिकोण से जांच में यह पता चलता है कि लोकेश जो है वह आत्महत्या किया है, क्योंकि उसकी पत्नी चंद्रकला जो होती है वह फूट कर रोती है, और रोते रोते हुए बताती है कि इनके माथे पर कई लाख रुपए की कर्ज हो चुका था। अपने बाल बच्चों, अपने परिवार को पालने पोसने में वो कर्ज में डूब चुके थे, और इस कर्ज से निकलने के लिए उन्होंने सुसाइड का रास्ता चुना और जहर खाकर अपनी आत्महत्या कर ली। अब पुलिस को ये फाइल बंद करने का ज़रूरत पड़ गया था, क्योंकि ये सुसाइड का मामला था। लेकिन पुलिस जब जांच कर रही थी, उसे कुछ ऐसे 2 सबूत सामने मिलता है, जिसमें पुलिस फाइल को बंद नहीं करती और जांच को और तेज़ी से बढ़ा देती है और जांच करने लगती है। आखिर ऐसा 2 सबूत क्या था? वो 2 सबूत था, पहला, जिस कार में लोकेश की सब मिली थी, बॉडी मिली थी, उस कार में उसका चप्पल नहीं था। उस कार के आस पड़ोस बहुत दूर तक उसकी चप्पल को खोजा गया, चप्पल नहीं था। अब पुलिस को ये शक हो जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना चप्पल का कार अपने घर से लेकर कैसे निकल सकता है। दूसरा सबूत था पुलिस के सामने
कि जो जहर का बोतल कार के पास मिला, कार के अंदर से मिला, उसका ढक्कन कहीं नहीं मिला। अब कोई भी आदमी जब बोतल खोल करके जहर पिएगा सुसाइड करने के लिए, तो स्वाभाविक है कि वो ढक्कन उसमें लगा हुआ रहेगा, ढक्कन खोल करके ही वो पिएगा, क्योंकि अगर ओपन रहेगा तो कार चलाएगा तो कहीं भी जहर तो नीचे गिर सकता है। तो पुलिस ढक्कन खोज रही थी, पुलिस को ढक्कन कहीं नहीं मिलता है। तो जब ढक्कन नहीं मिलता कहीं और चप्पल कहीं नहीं मिलता है, तो पुलिस का शक कुछ गहरा जाता है, और गहराने के कारण पुलिस को ऐसा लगता है कि आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है, इसे मारा गया है, पूरी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत मारा गया है। अब इसकी खबर तुरंत पुलिस जो है चंद्रकला को देती है। चंद्रकला जो लोकेश का पत्नी रहती है, चंद्रकला को जैसी ये बात बताई जाती है, वो फूट फूट कर रोने लगती है, और रोने के बाद वो अपने पति की कातिल को खोजने की, छानबीन करने की, पकड़ने की बात करने लगती है। पुलिस जांच पड़ताल में और तेजी ला देता है। तभी पुलिस जो है लोकेश की पत्नी चंद्रकला का सीडीआर और इसकी मोबाइल ट्रैकिंग, कॉल डिटेल्स सारी जांच करने लगती है। तो उस दिन जो 24 जुलाई की पहले 23 जुलाई की सीडीआर और कॉल डिटेल्स जांच होती है। अब पुलिस जांच करती है तो पाया जाता है कि लोकेश की बात बार बार एक योगेश नाम का लड़का से हो रहा था। योगेश जो बेंगलुरु में रहता था और चंद्रकला का दोस्त रहता है। योगेश चंद्रकला का दोस्त रहता है और वह बार बार लोकेश से बातचीत करते रहता था। अब पुलिस जो है लोकेश को शक के आधार पर थाने बुलाती है और पूछती है कि उस दिन तुम्हारी इतनी बात लोकेश से हो रही थी, आखिर तुम इस मौत के बारे में, इस घटना के क्रम में क्या जानते हो? वो पहले तो इनकार करता है कुछ भी बात बोलने से, लेकिन पुलिस को ये शक हो जाता है कि हो न हो इस घटना में ये शामिल है। पुलिस उसे थोड़ी सी कड़ाई से पूछताछ करती है। वह सारी बात बोलने लगता है। वह बोलने लगता है उस घटना को अंजाम उसी ने दिया था। दरअसल जो योगेश होता है वह अपने साथ एक संतोष नाम का लड़का को हायर करता है। उसे 5 लाख रुपए में लोकेश को मारने की पूरी प्लान के तहत 5 लाख रुपए देता है, और संतोष अपने 3 लड़का को हायर करता है, अपने साथ 3 लड़का को लेकर आता है, और वो 3 लड़का का नाम होता है, पहला शिवलिंग, दूसरा सूर्या, तीसरा चंदन, और साथ में संतोष रहता है। संतोष इस गिरोह का हेड रहता है, लेकिन उससे ऊपर जो हेड रहता है वो योगेश रहता है। योगेश संतोष को हायर करता है और संतोष इन तीनों को अपने साथ लेकर पहुंचता है कन्नौर रोड। कन्नौर रोड के पास जब लोकेश अपने कार में आ रहा होता है, तभी उसे कन्नौर रोड के पास संतोष का जो गिरोह है वह उसे वहाँ रोकता है, और वहाँ रोकने के बाद लोकेश को गाड़ी के अंदर ही ज़बरदस्ती जहर पिलाया जाता है। जहर पिलाने के बाद लोकेश की वहीं पर मौत हो जाती है, और ये पूरी तरह से सुनिश्चित कर लेता है संतोष और उसके भाड़े के लड़के कि लोकेश जो है मरा है या नहीं। जब वो मर जाता है तो इसकी खबर जो संतोष है वो सबसे पहले योगेश को देता है, और योगेश इसकी खबर अपने उस व्यक्ति को देता है जिसने ये हत्या को अंजाम करने की साजिश रची थी। और वो व्यक्ति कौन था? अब संतोष से पुलिस पूछताछ कर रही थी और योगेश से। योगेश को पुलिस पकड़ चुकी थी। योगेश के इशारे पर संतोष को और उसके तीनों लड़कों को पुलिस धर दबोची थी, और इनसे इस सरगना का जो मेन एक्यूज्ड है
उसके बारे में पूछताछ की जा रही थी। तभी योगेश और संतोष दोनों अपना मुंह खोलते हैं। योगेश बताता है कि सारा किया धरा लोकेश की पत्नी चंद्रकला की थी। चंद्रकला जिसका संबंध योगेश के साथ रहता है। योगेश भी बेंगलुरु का रहने वाला रहता है और चंद्रकला अपने 2 बच्चों के साथ बेंगलुरु में रहती थी। तब पुलिस चंद्रकला को पकड़कर थाने लाती है और थाने लाने के बाद इस घटना के बारे में पूछताछ करती है। लेकिन यहाँ पर चंद्रकला जो है वह इस बात से पूरी तरह से इनकार करती है और अपने आप को पवित्र बोलती मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, योगेश जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तभी चंद्रकला को पुलिस जो है उसकी कॉल डिटेल्स दिखाता है और कॉल डिटेल्स में जिस समय घटना हुआ था उस समय से लेकर चंद्रकला हर समय की खबर योगेश से ले रही होती है। जब इस बात को पुलिस पुष्टि कर देता है तब चंद्रकला टूट जाती है और अपने गुनाह कबूल कर लेती है। दरअसल चंद्रकला जो थी वो योगेश के साथ रहना चाहती थी और अपने पति लोकेश से दूर होना चाहती थी, इसीलिए सारी साजिश रची थी। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया गया था, लेकिन प्लान में 2 गलती ऐसा हो चुका था जिससे पुलिस को शक के दायरे में डाल दिया कि आत्महत्या नहीं, ये मर्डर है। और प्लान था, जो गलती हुआ उसमें पहला, हत्या के समय जो चप्पल था लोकेश का वो कार में नहीं मिलना और जहर का बोतल का ढक्कन कार में नहीं मिलना, इससे शक गहरा जाता है और इससे पुलिस को सबूत खोजने में आसानी होता है। तो दोस्तों, 18 साल पुरानी शादी को तोड़ने में चंद्रकला को समय नहीं लगा और अपने 2 बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करने में उसे थोड़ा भी डर नहीं लगा, क्योंकि अब उसके पति जो है, जो 2 बच्चों को देखभाल करता, वो इस दुनिया से जा चुका है, क्योंकि चंद्रकला उसे मरवा दी है। और अब खुद चंद्रकला अपने प्रेमी के साथ, अपने भाड़े के टेटुओं के साथ, जिसे 5 लाख रुपए में उसने हायर किया था, अब उसके साथ वो ज़िंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे रहेगी। अब 2 बच्चे जो हैं बेचारे, वो दोनों माँ बाप का प्यार से अनाथ हो चुके हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।